तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग की बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है माय एसक्यूएल, और ये आप लोग का रिवीजन टूल। ठीक है, मतलब आप लोगों ने जो 11th क्लास में पढ़ा है उसका एक रिवीजन पढ़ा था, है ना? पढ़ चुके हो 11th क्लास में। ठीक है, माय एसक्यूएल रिवीजन टूल चैप्टर नंबर 5 आप लोग की बुक में। अपन पर बिल्कुल बेसिक से इसको रिवाइज करेंगे, बिल्कुल बेसिक से ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन टूल में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज व्हाट इज डेटा। ठीक है, माय एसक्यूएल का जो नाम है, पूरा नाम है, दैट इज माय स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका जो यूज है दैट इज टू मैनेज द डेटा इनसाइड द डेटाबेस। डेटाबेस में जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, उसमें बदलाव करना है, उसको ही मैनिपुलेशन बोला जाता है। रिकॉर्ड को स्टोर करना, किस पैटर्न में स्टोर करना, ये किसका काम है? माय एसक्यूएल। माय एसक्यूएल यूज करता है कुछ क्वेरी लैंग्वेजेस, कुछ कमांड्स, जिनकी मदद से ये मेंटेनेंस की जाती है। तो यही अपन को पूरा सीखना है कि हाउ द डेटा इज बीइंग मैनेज्ड इन द डेटाबेस इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। भाई सीधी बात है, जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एडमिन पार्ट, एक होता है फ्रंट एंड, है ना, जहां से यूजर इंटरैक्ट करता है, और एक होता है बैक एंड, जहां डेटा जाके रिकॉर्ड जाके स्टोर होते हैं। तो वो जो रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उसको मैनेज कौन करता है? डेटाबेस, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका यूज कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, टू मैनेज द डेटा। नहीं आया समझ में? तब ऊपर से देखो देखो, जब भी लिखा है, तो नकली नोट लाया है, तुम नकली नोट लेके घूम रहे हो। रुको मैं कंप्लेन करता हूँ। चलो अच्छा ध्यान दो यार। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है बच्चों, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है, वन इज द फ्रंट एंड एंड अनदर इज द बैक एंड। बैक एंड यानी डेटाबेस, जहां पर रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। फ्रंट एंड यानी वो इंटरफेस जहां से आप इंटरेक्ट करते हो। जब आप कोई ऐप, जैसे आप फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, है ना, तो इंस्टाग्राम पे जो आपको फोटोज दिखती हैं, पूरा इंस्टाग्राम की स्क्रीन दिखती है, वो क्या है? दैट इज द यूआई, यूजर इंटरफेस, फ्रंट एंड। पर यार इंस्टाग्राम पे जब आप कोई स्टेटस डालते हो, जब आप पोस्ट डालते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, आप रील्स डालते हो, तो ये सब कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा। दैट पर्टिकुलर एरिया इज द डेटाबेस। समझे? वो डेटाबेस कहलाता है। अब इस डेटाबेस में जो आपने रिकॉर्ड स्टोर करवाए हैं या हुए हैं, इंस्टाग्राम वालों ने जो रिकॉर्ड्स आपके स्टोर कराए डेटाबेस में, उन रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर किया जाता है, किस तरीके से, कैसे मैनेज किया जाता है, ये किसका काम है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टम है जो डेटाबेस के डेटा को मैनेज कर रहा है। और डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका यूज कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू मैनेज दैट। कुछ कमांड्स हैं जिनकी वजह से वो डेटा सेव होगा, वो डेटा डिलीट होगा, वो डेटा अपडेट होगा। ठीक है, इट विल बी स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। कैसे स्टोर होगा, ये सब देखने का काम डीबीएमएस का है। अब आया समझ में? भाई जैसे हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा क्या है? डेटा इज नथिंग बट रॉ फैक्ट एंड फिगर।
है ना। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम इकट्ठे करते हैं वो क्या है? हमारा डेटा है ना भाई। सेंसस वाले आपके घर आते हैं, सेंसस समझते हो? हाँ, जनरल आपके घर आते हैं, वो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। आपके घर में पंखे कितने, मेंबर कितने, कौन कमाता है, कितने कूलर हैं, कितने एसी हैं, सब पूछ के जाते हैं, है ना। नहीं पूछते? मेंबर्स पूछते हैं, इवन ये भी पूछते हैं कि आपके घर में गाड़ियां कितनी हैं, एसी है या नहीं, गीजर है या नहीं, सब पूछते हैं। मेनली वो बाइफरगेट करते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। मतलब कितने लोग मिडिल क्लास हैं, कितने गरीब हैं, वो भी तो देखा जाता है सेंसस में, वो भी पता चलता है ना। बिलो पॉवर्टी लाइन कौन है ना, अबव पॉवर्टी लाइन कितने, है ना। तो ये सारी चीजें जो वो इकट्ठी करके आपसे लिखवा के जाते हैं, वो क्या है? उनका डेटा है। दैट इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बट फिर उस डेटा को वो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कौन से जरूरत थी, कौन सी जरूरत का नहीं था, नहीं था तो अलग करो, जरूरत वाली चीजें रखो। तो ये क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज processing of the data is known as input। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या बोला जाता है? डेटा। इस डेटा की जब प्रोसेसिंग की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन या फिर इसको अपन रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन डेटा। इसको कहां स्टोर किया जाता है? डेटाबेस। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। अच्छा भाई, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस है क्या? व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस इज लाइक अ वेयरहाउस। जैसे गोडाउन होता है ना, वेयरहाउस पता है ना, बड़े बड़े हॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें चीजें स्टोर करके रखी जाती है ना, और उनको आगे फ्यूचर में यूज किया जाता है ना। तो ये डेटाबेस भी क्या है? इट इज लाइक अ वेयरहाउस। डेटाबेस इज लाइक अ वेयरहाउस where the information or records are stored परमानेंट। जहां पर इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड को परमानेंटली स्टोर करके रखा। अच्छा, अब these information or records are managed using DBMS। DBMS बोले तो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है इन इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स को मैनेज करना। ठीक है, डीबीएमएस के जो फीचर्स हैं, मतलब वो क्या काम करता है, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या क्या काम करता है भाई अपना। तो जैसे, हाँ हाँ बोलो, कुछ बोला। इट हेल्प्स टू रिमूव, याद आ गया, 11th में पढ़ा था है ना, डेटा रिडंडेंसी। मतलब
रिपीटेशन। आप जब रिकॉर्ड को स्टोर करते हो और मान लो आप एक ही रिकॉर्ड 2 बार स्टोर करते हो, तो उसको एक बार स्टोर करने का काम कौन देखेगा? डीबीएम। मतलब वो रिपीटिशन को हटाएगा ताकि मेमोरी कंजम्पशन कम हो। ठीक है, फिर इट प्रोवाइड डेटा कंसिस्टेंट, समझते हो, एक फ्लो में एक साथ। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मैं किसी रिकॉर्ड को फेच कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन मुझे पूरी ना मिले, रुक रुक के मिले, तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है ना। भाई रिकॉर्ड जो है वो एक साथ फेच हो जाने चाहिए, एक साथ मिल जाने चाहिए। ये मैनेज करने का काम भी किसका है? डीबीएमएस का। ठीक है, फिर ठीक है, मोबाइल ही चला लो। इट प्रोवाइड्स डेटा। बोर तो नहीं लग रहा बेटा? पक्का वादा ना? समझ में आ रहा है? नहीं आया तो बोलना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डेटा शेयरिंग। भाई सीधी बात है, डीबीएमएस आपने जो रिकॉर्ड को स्टोर किया उसको शेयर करने में भी मदद करता है। आज की डेट में भाई आप जब मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो, है ना, आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो तो आपने लॉगिन विद गूगल किया, आपने पूरा नया अकाउंट नहीं बनाया। कितनी आईडीज याद रखूंगा भैया? इंस्टाग्राम की अलग, फेसबुक की अलग, गूगल की अलग, स्नैपचैट की अलग। मैंने क्या किया, सबको गूगल वाली आईडी से ही बनाता था, है ना, क्रिएट यूजिंग गूगल, गूगल पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, कॉमन आईडी बन गई। बट क्या हुआ, रिकॉर्ड्स की शेयरिंग हुई। इंस्टाग्राम ने आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब गूगल से ले लिया, तो ये किसने किया होगा बैकएंड पे? डीबीएमएस, है ना। तो डेटा शेयरिंग में ये मदद करता है। फिर डेटा को सिक्योर रखता है। भाई आज की डेट में आप एप्स यूज करते हो, सब में आपने पैटर्न दिया होगा या फिंगरप्रिंट दिया होगा या फिर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, बिना आपकी परमिशन के कोई भी आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई हैकर ना हो। पर डेटा सिक्योरिटी किसका काम है प्रोवाइड करना? डीबीएमएस का। ठीक है, कोई तकलीफ में कमी तो नहीं बच्चों? समझ में आया? तो ये सारे डीबीएमएस के फीचर्स हैं जो ये हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस यूजेस एसक्यूएल। एसक्यूएल बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, टू मैनेज द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसमें कुछ कमांड्स होते हैं और उन कमांड्स की मदद से आप रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, यूज टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अगर रिकॉर्ड्स में कोई बदलाव करना हो
है ना। जैसे भाई मैंने आप लोग के नाम की एक टेबल बना के रखी है 12th क्लास के बच्चे, पर अब मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे जैसे मान लो कोई एक जन आया मेरे पास और बोला कि मेरा मोबाइल नंबर बदलना, तो ये रिकॉर्ड में बदलाव हुआ, और ये कौन करेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कमांड्स करेगा, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेशन करना, टू रिमूव एनी रिकॉर्ड, अगर किसी रिकॉर्ड को आपको रिमूव करना है यानी डिलीट करना, तो आप किसकी मदद से करोगे, एसक्यूएल कमांड की मदद से करोगे, ठीक है। टू रिमूव द एंटायर टेबल, यदि पूरे के पूरे टेबल को हटा, जैसे अब आप लोग मान लो पास हो गए, ठीक है, कॉलेज में गए, अब मेरे लिए वो टेबल की जरूरत नहीं है, पास आउट स्टूडेंट्स हो गए, तो वो टेबल मुझे हटाना पड़ेगा अपनी मेमोरी से, तो उसके लिए फिर एसक्यूएल कमांड की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉप, डेटाबेस में टेबल उड़ाते हैं, ड्रॉप से टेबल उड़ाई जाती है, डिलीट से रो उड़ाई जाती है, और ड्रॉप से पूरा डेटाबेस भी उड़ाते हैं, हाँ डेटाबेस भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। फिर टू change the structure of the table, यदि टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है, जैसे मान लीजिए जब आप लोगों ने एडमिशन लिया तो मैंने टेबल में बनाया नेम, क्लास, स्कूल, एड्रेस, मोबाइल नंबर भूल गया यार मैं डालना, एक कॉलम डालना था वो नहीं डाल पाया, पर स्ट्रक्चर तो क्रिएट हो गया। अब उस स्ट्रक्चर में यदि मुझे बदलाव करना है, कुछ कॉलम्स ऐड ऑन करनी है, कुछ कॉलम्स को हटाना है, तो मैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की कुछ कमांड्स की मदद से कर सकता हूँ। मतलब आपको एसक्यूएल इतनी सारी चीजें करने में हेल्प करता है। डीबीएमएस uses structured query language to manage the records in the database। कोई भी डाउट, ठीक है। अब जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आप अपने डीबीएमएस में पढ़ते समय एसक्यूएल में यूज करोगे। जैसे सबसे पहला है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज मतलब डेटाबेस में जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो आप टेबल को टेबल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? टपल। टपल क्या होता है? ठीक है। फिर एट्रीब्यूट, कॉलम, ठीक है। डोमेन, नहीं सुना? पूल ऑफ वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट, किसी एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज होती है, जैसे आपने एक टेबल में कॉलम दिया नेम, अब सबके जो नाम होंगे उस कॉलम में वो क्या है? डोमेन, दे आर द पूल ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पक्का ना बेटा? ठीक है। फिर आता है, ये तो पता है, व्हाट इज कार्डिनैलिटी? समझ में आया? एक टेबल में, एक रिलेशन में कितने टपल्स हैं, कितनी रोज हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी, काउंटिंग, टोटल कितनी रोज हैं वो उसकी क्या होगी? टेबल की रिलेशन की कार्डिनैलिटी होगी। वैसे ही गुड, डिग्री, डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ
कॉलम्स। कॉलम्स मतलब इन अ टेबल, हाँ या रिलेशन, ठीक है। ठीक, तो डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ रोज। कोई भी तकलीफ में कमी। फिर नेक्स्ट आता है व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर व्यूज? व्यूज का मतलब होता है टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल टेबल। याद आया? जैसे आपने पूरा टेबल बनाया, जैसे मैंने 12th क्लास के बच्चों के लिए एक टेबल क्रिएट किया है अपने डेटा के लिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, स्कूल, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब है ना। ये पूरा ओरिजिनल टेबल है। पर अगर मुझे सिर्फ बच्चे का नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, पूरे कॉलम्स नहीं देखते, उस टेबल का सिर्फ एक हिस्सा देखना है, तो वो क्या कहलाता है? व्यू। मतलब उस फिजिकल टेबल से एक हिस्सा दिखेगा बस। टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल, वो जो टेबल का हिस्सा दिख रहा है ना, वो नकली टेबल है, परमानेंटली सेव नहीं हुआ। परमानेंटली तो जो ओरिजिनल टेबल बनाया था वो सेव है, पर जब उसका हिस्सा देखना होता है तो वो एक नकली टेबल बनता है, वर्चुअल टेबल, विच इज नॉट परमानेंटली सेव। सिर्फ आपको दिखेगा, आप कंप्यूटर बंद करोगे फिर चालू करोगे वो नहीं दिखेगा, उसके लिए फिर कमांड चलाना, पर ओरिजिनल टेबल तो सेव। ठीक है, तो व्यू क्या होता है? व्यू का मतलब है टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल, नकली टेबल बनाना, किससे? ओरिजिनल टेबल से। और वो नकली टेबल जो होगा उसमें कम रिकॉर्ड होंगे, कम रो होंगी, कम कॉलम होंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपने जो कमांड, जो क्वेरी चलाई होगी उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, पक्का? बोरिंग लग रहा है ना? लग रहा है तो भी बोल देना सच सच, है ना? हाँ पता था, मेरा चेहरा ही बता रहा था। फिर भी पढ़ो। ऐसा ही लग रहा है। ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो ना? हाँ, ठीक है, बस बस लास्ट एक टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट आता है प्राइमरी की। ये पूरा भैया तुम लोग की किताब में ना, ये पूरी थ्योरी भी है ना, यही समझना है ना। ये पढ़ने, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यही नोट्स तुम लोग के काम है ना। आप देखो कितने खुश हो गए चेहरे। प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की? कोई बताएगा? नदीम बता दे। तुमको पता है? नहीं? हाँ, पर वो क्या करती है? बहुत बड़ी। प्राइमरी की यानी उस टेबल का एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम जिसकी मदद से आप बाकी रिकॉर्ड्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओ, वो क्या है? प्राइमरी, है ना। बोर्ड वाले आपको नाम से नहीं जानेंगे, वो आपको आपके रोल नंबर से पहचानेंगे, तो रोल नंबर बोर्ड वालों के लिए क्या हुआ? तो समझ में आ गया। डोमिनोज वाले आपको आपके नाम से नहीं जानते, मोबाइल नंबर से जानते हैं। आप जाओ कभी ऑर्डर देने तो वो बोलेंगे मोबाइल नंबर बताइए सर मैडम। मोबाइल नंबर डालते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन आती है कि पुराने क्या क्या आपने ऑर्डर्स किए थे, किसका पेमेंट किया, किसका नहीं किया, सब उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो डोमिनोज वालों के लिए योर मोबाइल नंबर इज द प्राइमरी, बोर्ड वालों के लिए आपका रोल नंबर इज द प्राइमरी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए आधार नंबर इज द प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी की जो होती है वो आपके टेबल का एक ऐसा कॉलम होगा, एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिससे वो आपके बाकी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की इज द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन
used to uniquely identify the other records of the table। ठीक है, प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा आपके टेबल का जिसकी मदद से बाकी रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिले। और जो प्राइमरी की होती है ना, द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्राइमरी की आर यूनिक। भाई सीधी बात है, बोर्ड वाले जो हैं, दो बच्चों को सेम रोल नंबर तो नहीं देंगे, तो प्राइमरी की ऐसा कॉलम ही बन सकता है जिसके रिकॉर्ड्स यूनिक है ना। डोमिनोज वालों ने आपके नाम को प्राइमरी की क्यों नहीं बनाया? नाम रिपीट हो सकता है भैया, मानसी नाम के दो लोग हो सकते हैं ना, है कि नहीं? पर मोबाइल नंबर तो आज की डेट में हर एक का यूनिक है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं? तो मोबाइल नंबर इज ऑल्सो अ यूनिक की, तो मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, रोल नंबर को, एनरोलमेंट नंबर को, आधार नंबर को, मतलब जो रिपीट ना हो। हाँ ठीक है। फिर प्राइमरी की के बाद आता है कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट की क्या हुआ? ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन which are capable to become a primary। वो सारे एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की बन सकते हैं वो सब क्या है? कैंडिडेट। जैसे बोर्ड वालों के लिए एनरोलमेंट नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, रोल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है, मोबाइल नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है। तीन कॉलम है जो प्राइमरी की बन सकते हैं, तो वो तीनों क्या है? कैंडिडेट। ठीक है, इसमें से, इन तीनों में से कोई एक प्राइमरी की बन जाएगी। जैसे बोर्ड वालों ने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर में से किसको चुना? रोल नंबर। तो बाकी दो क्या हो गए? बाकी दो हो गए ऑल्टरनेट, मतलब वो नहीं तो ये। ठीक है ना? तो ऑल्टरनेट की क्या होती है? कैंडिडेट कीज विच आर नॉट प्राइमरी। वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं, वो क्या है? ऑल्टरनेट। भाई जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, है ना, और दूसरे ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो आप पासवर्ड भूल गए, मतलब वो प्राइमरी की भूल गए, तो वो ऑल्टरनेट कीज की मदद से आपका आईडी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? और लास्ट आता है फॉरेन की। तो भैया फॉरेन की क्या है? अब मान लीजिए कि आपको दो अलग अलग टेबल, दो अलग अलग रिलेशन के रिकॉर्ड्स को लिंक करना है, शेयर करना है, तब किसकी मदद लगती है? फॉरेन। फॉरेन की इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल, जो रेफर करे दूसरे टेबल के रिकॉर्ड्स को और इंटीग्रेट कर दे, लिंक कर दे, दो, वो कौन? फॉरेन की। ठीक है, दो टेबल तभी जुड़ पाएंगे एक दूसरे से, दो रिलेशंस तभी जुड़ पाएंगे जब उनमें एक कॉलम कॉमन हो, रिकॉर्ड्स मैच करें। ठीक है, समझ में आया? तभी वो टेबल्स आपस में ज्वाइंट हो पाए। जैसे आपके स्कूल के लिए एक टीचर ने टेबल बनाया था जिसमें उसने कॉलम दिए थे रोल नंबर, नेम, मार्क्स,
मोबाइल नंबर। और आपके स्कूल का जो अकाउंट डिपार्टमेंट उसने भी दिया रोल नंबर, नेम, फी पेड, फी ड्यू, वो फीस से डील करता है। ठीक है, अब अगर उन दोनों को ये टेबल्स को मर्ज करना है तो वो रोल नंबर की मदद से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर की मदद से कर सकते हैं। तो दोनों टेबल के जो मोबाइल नंबर वाले कॉलम है वो क्या बन गए, फॉरेन वाले। ठीक है, दूसरे टेबल की जिसकी मदद से वो टेबल के रिकॉर्ड्स शेयर हो जाए वो फॉरेन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कोई भी डाउट, अच्छे से समझ में आया, पक्का वादा? डाउट है तो पूछो। चलिए चलो ध्यान दो यहाँ पर। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट कमांड्स इन एसक्यूएल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बच्चों माई एसक्यूएल। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में कि भाई माई एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें ठीक है जो एसक्यूएल था दैट वाज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पर फिर इस एसक्यूएल को अपडेट किया गया और किसमें कन्वर्ट किया गया, माई एसक्यूएल में, विच वाज देन कन्वर्टेड इनटू RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो माई एसक्यूएल में अपडेट किया गया और वो क्या बन गया, RDBMS। व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप फॉरेन की के थ्रू ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो। भाई जब DBMS था तो उसमें रिलेशन नहीं बनते थे, मतलब दो रिकॉर्ड्स आपस में लिंक नहीं हो सकते थे, ये उसका ड्रॉबैक था। बट अब फिर एसक्यूएल को अपडेट किया गया और माई एसक्यूएल में कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से अब ज्वाइनिंग की फैसिलिटी हमें मिल गई, रिकॉर्ड्स के शेयरिंग की फैसिलिटी हमको मिल गई। ठीक है, ठीक, ये जो माई एसक्यूएल है दैट वाज बीन अपडेटेड बाय विलियम्स, विलियम्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपडेट किया था और ओरेकल नाम की कंपनी ने इसको परचेस किया था। सबसे पहले जो DBMS SQL था दैट वाज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने SQL बनाया था, फिर उसको परचेज किया ओरेकल ने, ओरेकल नाम की कंपनी ने। और ओरेकल में एक साइंटिस्ट था, एक उनका इंजीनियर था जिसका नाम था विलियम्स, आगे का नाम नहीं पता मेरे को, विलियम्स था। और उसने क्या किया, उसने इसको अपडेट किया। he converted SQL which was DBMS into MySQL which was RDBMS, जिसकी वजह से जॉइंट परफॉर्म होने लगा। और MySQL में जो माय है उसकी बेटी का नाम, तो उसने अपनी बेटी को ऑनर देने के लिए इसका नाम रखा MySQL। दूसरी चीज आप देखोगे MySQL ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है और इसका जो सिंबल है वो डॉल्फिन है, तो उसकी बेटी को डॉल्फिन बहुत पसंद थी, इसलिए उसने इसका सिंबल भी डॉल्फिन। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं बच्चों एसक्यूएल की, जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। द कमांड्स इन एसक्यूएल आर क्लासिफाइड इन, पहला DDL, जिसे आप क्या बोलते हो, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यदि हमें टेबल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, टेबल
के कॉलम्स को बनाना है, टेबल के कॉलम्स को एक डेटा टाइप देना है, साइज देना है, तो इफ वी हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हमें DDL की जरूरत पड़ेगी. इफ यू हैव टू मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो भी आपको DDL कमांड की जरूरत पड़ेगी. DDL के कमांड्स क्या होते हैं? कमांड्स ऑफ DDL क्या क्या होते हैं? जैसे पहला होता है क्रिएट, सबको पता कर चुके हो ना प्रैक्टिकल 11th में, क्रिएट. तो क्रिएट इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, है ना. टू define the structure of the table. टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्रिएट कमांड की जरूरत पड़ेगी. फिर आता है ऑल्टर का काम क्या है? ऑल्टर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट, यानी कि अपडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. टेबल के स्ट्रक्चर में यदि कोई बदलाव करना है, भाई जैसे आपको एक नया कॉलम जोड़ना है, आपको कोई कॉलम को हटाना है, आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, तो आप ऑल्टर कमांड की मदद लो. ठीक है. इसके अलावा थर्ड वन इज ड्रॉप. ड्रॉप क्या होता है भैया? ड्रॉप is used to remove the entire table. पूरे के पूरे टेबल को अगर आपको मेमोरी से हटाना है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको ड्रॉप कमांड की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो ये जो तीन कमांड है, ये जो तीन कमांड है, दे कम अंडर DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. सेकेंड जो आता है दैट इज DML. व्हाट इज DML? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है. DML जो होता है, जैसे अपन ने डेटा डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, वैसे ही DML के बारे में ये कहा जाता है कि इट डील्स विथ द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल. टेबल के अंदर के रिकॉर्ड से कौन डील करता है? DML. जैसे आपको यदि एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, तो आपको कौन सी कमांड की जरूरत पड़ेगी? इंसर्ट का. ठीक है. पर अगर आपको किसी रिकॉर्ड को या कुछ पर्टिकुलर डेटा को अगर व्यू करना है, ठीक है, टू व्यू द रिकॉर्ड्स, इसके लिए आपको कौन सी कमांड की जरूरत पड़ती है? सिलेक्ट. ठीक है. फिर टू remove the particular record, तो आपको कौन सी कमांड की जरूरत पड़ेगी? ठीक है. और if you want to manipulate the records, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अपडेट. तो ये चारों क्या हैं? दे आर DML कमांड्स. ठीक है. इसके अलावा एक होता है TCL. TCL आपको कोर्स में नहीं है बट इसकी डेफिनेशन जरूर है. TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक है.
Transaction control language obviously deals with the online transactions. ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से डील करता है TCL कमांड, जिसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है टू स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन, आपको कौन से कमांड की जरूरत पड़ेगी? स्टार्ट या फिर बिगिन। ठीक है, अगर आपको ट्रांजैक्शन को सेव करना है, टू सेव द स्टेप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर स्टेप्स को सेव करना है तो इसके लिए कमांड होती है सेव पॉइंट। हाँ, एक मिनट। ठीक है, फिर टू discard the steps of transaction, अगर आपको स्टेप्स को डिस्कार्ड करना है, अंडू करना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए कमांड होती है रोल बैक। ठीक है, इफ यू वांट टू सेव द ट्रांजैक्शन, परमानेंट, मतलब जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके द्वारा किए गए बदलाव, चेंजेस को आपको परमानेंटली सेव करना है, सो यू हैव अ कमांड कमेंट। तो ये आपके कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथी चीज जो होती है दैट इज मेटा डेटा। अब व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज द information about the data, जो डेटा आप अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कौन सी जगह पे स्टोर्ड है, कब स्टोर हुआ। हाँ, सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कब स्टोर हुआ, कौन से फोल्डर में, ये क्या है? Information about the data you have stored, and that consists of data dictionary, है ना? डेटा डिक्शनरी एक जगह होती है जहां पर डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेटाडेटा। ठीक है, तो ये आपके SQL कमांड्स का डिफरेंशिएशन है। अब एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, हाँ, ध्यान दो। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में SQL के कुछ कमांड्स देखे थे। हमने देखा था कि SQL जो है वो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमने देखा था DDL, DML और TCL, और एक आखिरी पढ़ा था अपन ने मेटाडेटा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो DDL होता है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जो किससे डील करती है? डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, है ना? और स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल को वो मैनिपुलेट भी कर सकती है। अब इसमें जो कमांड्स आते हैं वो क्या है? क्रिएट, टू क्रिएट अ टेबल, ऑल्टर, जिसमें आप टेबल के स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप यानी टू रिमूव द एंटायर टेबल, अगर आपको पूरे के पूरे टेबल को मेमोरी से हटाना है तो आप ड्रॉप का उपयोग करो। ठीक है, DML की बात करें तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसका पूरा नाम है, जो कि किससे डील करता है? डील विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। यदि आपको कोई नया रिकॉर्ड डालना है उस पूरे के पूरे टेबल में तो आप इंसर्ट का यूज करोगे। यदि आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को व्यू करना है तो आप सिलेक्ट कमांड का यूज करोगे। यदि आपको किसी पर्टिकुलर रो को रिमूव करना है तो आप डिलीट का यूज करोगे। यदि आपको
मैनिपुलेशन करना है, मतलब रिकॉर्ड्स में बदलाव करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डीएमएल कमांड्स हो गए। उसके अलावा टीसीएल यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें जो कमांड्स आते हैं दे डील विद द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आज की डेट में हो रहे हैं वो सब में कहीं ना कहीं टीसीएल लैंग्वेज का यूज होगा। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन शुरू होता है तो स्टार्ट या बिगिन, यदि कोई ट्रांजैक्शन आधे में सेव किया जाता है तो सेव पॉइंट, यदि कोई ट्रांजैक्शन के स्टेप्स को डिस्कार्ड किया जाता है मतलब अंडू किया जाता है तो उसको रोल बैक से किया जाता है, यदि कोई ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने पे उसके स्टेप्स को परमानेंटली सेव किया जाता है तो वो कमिट के जरिए होता है। इसके अलावा एक ऐसा डेटा भी हमारे पास होता है विच इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है उस डेटा की इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, मेटा डेटा। ये कहाँ स्टोर किया जाता है, डेटा डिक्शनरी। व्हाट इज मेटा डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। यदि आप कोई फाइल अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में सेव करते हो तो उस फाइल पे राइट क्लिक करना और उसकी प्रॉपर्टीज देखना, वो फाइल कितने मेमोरी कंज्यूम कर रही है, वो फाइल कब सेव हुई, वो फाइल कहाँ सेव है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये सब क्या है, दे आर ऑल मेटा डेटा, उस डेटा की इंफॉर्मेशन। और ये कहाँ स्टोर की जाती है, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें डेटाबेस से डील करना होता है तो सबसे पहला जो टास्क होता है टू ओपन द MySQL प्रॉम्प्ट। सबसे पहला काम है MySQL प्रॉम्प्ट को ओपन करना। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन है और कमांड, DDL एंड DML। ठीक है, अब MySQL प्रॉम्प्ट में सबसे पहला जो टास्क होता है दैट इज टू क्रिएट द डेटाबेस। सबसे पहला काम जो है हमारा वो है टू क्रिएट द डेटाबेस। कैसे क्रिएट किया जाता है डेटाबेस को, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड की जरूरत पड़ती है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आप लिख दो, सपोज आपने दे दिया ABC इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा आ जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड। अब जैसे ही लिखा आ जाएगा डेटा क्रिएटेड, वैसे ही MySQL प्रॉम्प्ट पे आपको इसके अंदर आना, इस डेटाबेस के अंदर ही तो टेबल बनेंगे, तो आप क्या लिखोगे, यूज और फिर डेटाबेस का नाम ABC। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा आ जाएगा डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, डेटाबेस बदल जाएगा। वैसे ही MySQL प्रॉम्प्ट पे आप अब उस डेटाबेस ABC के अंदर आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी। तो किस तरीके से आप टेबल क्रिएट करोगे, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू क्रिएट अ टेबल, तो आपको क्रिएट की कमांड लिखनी है, क्रिएट टेबल, और टेबल का कुछ तो भी आप नाम दोगे, एम्प्लॉइज। फिर इसके अंदर अब ब्रैकेट्स के अंदर अब यू हैव टू मेंशन द कॉलम्स। कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे भैया आपने पहला कॉलम मेंशन किया EMPID, एम्प्लॉय की आईडी, ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक होगी तो आपको डेटा टाइप इंट देना पड़ेगा। ठीक है, इंट जब आप देते हो तो उसमें साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना बच्चों, द डिफॉल्ट साइज ऑफ इंट इज 11 डिजिट्स। कितने
डिजिट्स आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कैन बी 0, मैक्सिमम कैन बी 11। 11 से एक ऊपर नहीं स्टोर करें इंट। ठीक है, तो आपने एम्प्लॉय आईडी में क्या डाल दिया, इंट। अब दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि नो नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ इट। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे आपने ईएमपी आईडी को क्रिएट किया उसी प्रकार आप एक और क्रिएट कर सकते हो, सपोज ईएमपी नेम। अब ऑब्वियसली नाम है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, वेयर केयर। आप वेयर केयर मेंशन करोगे यहाँ पर। वेयर केयर के साथ यू हैव टू मेंशन द साइज, कि कितने डिजिट्स कितने कैरेक्टर्स का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना। तो वेयर केयर में वेयर केयर डेटा टाइप in varchar data type the size is mandate, जरूरी मेंशन करना ही पड़ेगा। There are two types of data in strings। एक होता है varchar जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, it has variable length, मतलब इसकी लेंथ बदली जा सकती है, इट इज नॉट फिक्स्ड। जबकि केयर डेटा टाइप जो होता है इट हैज फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, केयर में आप साइज बदल नहीं सकते, पर वेयर केयर में साइज को चेंज किया जा सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वेयर केयर का यूज किया है इंस्टेड ऑफ केयर, क्योंकि हो सकता है भाई 15 डिजिट से ज्यादा बड़ा भी नाम हो सकता है 15 कैरेक्टर से, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, वेयर केयर। आप चाहो तो केयर भी कर सकते हो, साइज बड़ा कर दो, 30 अल्फाबेट्स का कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी। पर वेयर केयर जो होता है इसमें साइज कैन बी एडजस्टेड, जबकि केयर में साइज इज फिक्स्ड। वेयर केयर यूज करना है, आईडी न्यूमेरिक होती है इसलिए मैंने इंट लिखा है। अगर आईडी कई कई जगह पे एम्प्लॉय आईडी ये भी हो सकती है P101 A102, ये भी हो सकती है, अल्फाबेट्स और नंबर्स का मिश्रण भी हो सकता है, तो आप वेयर केयर यूज करो, आपकी मर्जी। नहीं, जैसे आपने एम्प्लॉय नेम दिया है, जैसे मान लो आपने एड्रेस दिया, एड्रेस का डेटा टाइप आप क्या दोगे, केयर या वेयर केयर ही दोगे ना, पर उसमें तो हाउस नंबर भी आता है, तो नंबर और अल्फाबेट का मिश्रण आप वेयर केयर या केयर में सेव कर सकते हो। तो साइज आप बदल सकते हो, केयर में नहीं बदल। हाँ, केयर तो फिक्स्ड है, अगर आपने केयर में साइज दे दी 15 तो वो 15 ही देगा, 15 से कम हो सकते हैं, 15 से ज्यादा कम होंगे तो वो मेमोरी वेस्ट होगी, इट विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर एल्स। बट वेयर केयर में अगर 15 का साइज दिया है बट 10 कैरेक्टर का ही नाम है, तो वो 5 कैन बी यूज एल्सवेयर। समझे, ये अंतर होता है। और कोई डाउट, साइज है कितनी भी, ठीक। अब एम्प्लॉय का नाम ले लिया, आप और भी चीजें ले सकते हो, जैसे सपोज हमने ले ली एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, ऑब्वियसली सैलरी में आप क्या दोगे, न्यूमेरिक ही होती है। ठीक है, इंट दे सकते हो।
ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दे सकते हो, हाँ एड्रेस, एड्रेस का टाइप वेयर केयर, और वेयर केयर में फिर आपको ऑब्वियसली साइज मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस बड़ा भी हो सकता है तो आप इसमें 30 ले लो, 40 ले लो, भैया आपकी मर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे आपने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो अब चलो एक और दे देते हैं, MOBNO, मोबाइल नंबर। अब बच्चों मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, है ना, सबको पता है भाई 10 डिजिट्स होते हैं। तो मोबाइल नंबर में एक कंट्री कोड भी होता है +91 इंडिया का है। तो अगर कोई पर्सन +91 या फिर 0 पहले जोड़ रहा है तो वो तो 11 डिजिट हो जाएगा। तो इसके लिए आई थिंक इंट से कोई बड़ा डेटा टाइप होना चाहिए जो न्यूमेरिक हो पर इंटीजर से ज्यादा मेमोरी, ज्यादा डिजिट स्टोर करने की क्षमता रखता हो। तो मोबाइल नंबर को आप हमेशा क्या दे सकते हो, बिग। ओके, समझ में आया। ठीक। अब यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाया और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा आ जाएगा 1 टेबल क्रिएटेड। ठीक है, और क्या आएगा, कॉमा डाल के क्वेरी हो, और फिर वो टाइम आ जाएगा कितनी देर लगी इसको एग्जीक्यूट होने। ठीक है, अब आपने टेबल का ढांचा तो बना लिया, यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट द रोज, वी हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको डीएमएल कमांड की जरूरत पड़ेगी टू इंसर्ट एलिमेंट्स, या फिर हम कह लें रोज इन टेबल। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, MySQL प्रॉम्प्ट पे आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यू। एम्प्लॉइज टेबल का नाम है और वैल्यूज आए। ठीक है, अब जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स को इंसर्ट, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स को क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने पड़ेंगे। जैसे EMP ID, तो आपको पहले EMP ID यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। सपोज एम्प्लॉय की आईडी है 101, ऑब्वियसली इट वाज इंटीजर टाइप, तो इसको इन्वर्टेड के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय का नाम जो है वो आप इन्वर्टेड में डालेंगे क्योंकि वो अल्फाबेट्स का ग्रुप है, स्ट्रिंग है। जैसे मान लो अमित, फिर सैलरी जिसका टाइप इंटीजर है तो उसको फिर अपन डायरेक्ट डालेंगे, नो नीड टू स्पेसिफाई इट इन इन्वर्टेड कॉमास। तो जैसे मान लीजिए इसको मिलते हैं भैया 15,000 सैलरी है सर। फिर इस एड्रेस, क्योंकि वेयर केयर है तो एड्रेस इन्वर्टेड में आएगा। मान लीजिए ये रहता है मदन महल में, एड्रेस इन्वर्टेड में आएगा। और भाई का मोबाइल नंबर आप कुछ तो भी दे सकते हो। ठीक है, सेमीकोलन, और यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे क्या लिखा आ जाएगा, क्या लिखा आएगा, क्वेरी ओके, टाइम बता दिया जाएगा, 1 रो इंसर्ट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है भैया। जैसे 2 वैल्यू डालनी है तो दूसरी वैल्यू उसी ब्रैकेट के अंदर लेंगे क्या करें, जैसे इसके आगे एक और कॉलम, एक और रो डालना कॉलम में, हाँ कुछ भी बोले पड़ा है, तो आपको फिर से इंसर्ट की क्वेरी चलानी पड़ेगी। मतलब पूरा यही का यही आप फिर से लिखोगे, ठीक है, बट विथ डिफरेंट वैल्यूज। 102 नाम आ जाएगा मान लो कुछ तो भी, अजय। ठीक है, सैलरी है मान लो इसकी 12,000, ये रहता है मान लो कहीं
विजयनगर में, और कुछ तो भी इसका मोबाइल नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इस प्रकार वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेगी वन बाय वन। ठीक है, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ वैल्यू, जब आप वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं तो नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू व्यू द एंटायर टेबल। तो व्यू के लिए मैंने आपको बताया था व्हाट इज व्यू। हाँ, व्यू का मतलब क्या होता था? टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल टेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम, और फिर आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसमें एस्ट्रिक का मतलब क्या है? एस्ट्रिक का मतलब है ऑल। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट, जब आप सिलेक्ट कमांड चलाते हो तो माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में आप लिखते हो सिलेक्ट, फिर यहाँ पर या तो आप एस्ट्रिक मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन मेंशन नेम ऑफ कॉलम्स, कॉलम का नाम, जो जो कॉलम आपको डिस्प्ले कराने हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके बाद आता है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आपको क्या मेंशन करना पड़ता है? टेबल नेम, टेबल का नाम मेंशन करना पड़ता है। और फिर इसके बाद वेयर में आती है कंडीशन, जो कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है वो कंडीशन आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सपोज आपको पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले नहीं कराना है, आपको सिर्फ डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी एंड द नेम। ठीक है, whose salary is more than 10,000। तो आपको ये क्वेरी दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है ऐसे एम्प्लॉइज का नाम और आईडी, सिर्फ दो कॉलम, जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो अब आप क्या करोगे? माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई कॉलम्स नेम। भैया एक तो है ईएमपी आईडी और दूसरा है ईएमपी नेम। नहीं नहीं, डायरेक्ट फ्रॉम के बाद आएगा टेबल का नाम एम्प्लॉइज, और फिर आएगी कंडीशन वेयर, और वेयर में कंडीशन क्या बोली है? सैलरी शुड बी ग्रेटर देन सेमीकोलन, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो उतना ही रिक्वायर्ड डेटा आपके सामने डिस्प्ले होगा जो आप चाहते हो। समझ में आया? पक्का? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए, चलो ध्यान दो यहाँ पर। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट कमांड्स इन एसक्यूएल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बच्चों माई एसक्यूएल। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो इसके बारे में कि भाई माई एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
माय स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें ठीक है जो SQL था दैट वाज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर फिर इस SQL को अपडेट किया गया और किस में कन्वर्ट किया गया, MySQL में, which was then converted into RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो MySQL में अपडेट किया गया और वो क्या बन गया, RDBMS। व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप फॉरेन की के थ्रू ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो। भाई जब DBMS था तो उसमें रिलेशन नहीं बनते थे, मतलब दो रिकॉर्ड्स आपस में लिंक नहीं हो सकते थे, ये उसका ड्रॉबैक था। बट अब फिर SQL को अपडेट किया गया और MySQL में कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से अब ज्वाइनिंग की फैसिलिटी हमें मिल गई, रिकॉर्ड्स के शेयरिंग की फैसिलिटी हमको मिल गई। ठीक है, ठीक, ये जो MySQL है दैट वाज बीन अपडेटेड बाय विलियम्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपडेट किया था और Oracle नाम की कंपनी ने इसको परचेज किया था। सबसे पहले जो DBMS SQL था दैट वाज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया था। इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने SQL बनाया था, फिर उसको परचेज किया Oracle नाम की कंपनी ने, और Oracle में एक साइंटिस्ट था, एक उनका इंजीनियर था जिसका नाम था विलियम्स, आगे का नाम नहीं पता मेरे को, विलियम्स था। और उसने क्या किया, उसने इसको अपडेट किया, he converted SQL which was DBMS into MySQL which was RDBMS, जिसकी वजह से जॉइंस परफॉर्म होने लगा। और MySQL में जो माय है उसकी बेटी का नाम, तो उसने अपनी बेटी को ऑनर देने के लिए इसका नाम रखा MySQL। दूसरी चीज आप देखोगे, MySQL Oracle कंपनी का प्रोडक्ट है और इसका जो सिंबल है वो डॉल्फिन है, तो उसकी बेटी को डॉल्फिन बहुत पसंद थी, इसलिए उसने इसका सिंबल भी डॉल्फिन। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं बच्चों SQL की, जिसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। द कमांड्स इन SQL आर क्लासिफाइड इन, पहला DDL, जिसे आप क्या बोलते हो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यदि हमें टेबल का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, टेबल के कॉलम्स को बनाना है, टेबल के कॉलम्स को एक डेटा टाइप देना है, साइज देना है, तो इफ वी हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हमें DDL की जरूरत पड़ेगी। इफ यू हैव टू मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो भी आपको DDL कमांड की जरूरत पड़ेगी। DDL के कमांड्स क्या होते हैं, कमांड्स ऑफ DDL क्या क्या होते हैं, जैसे पहला होता है क्रिएट, सबको पता कर चुके हो ना प्रैक्टिकल 11th में, क्रिएट। तो क्रिएट इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, है ना, टू define the structure of the table। टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्रिएट कमांड की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है ऑल्टर का काम क्या है, ऑल्टर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट, यानी कि अपडेट द structure of the
टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर में यदि कोई बदलाव करना है, भाई जैसे आपको एक नया कॉलम जोड़ना है, आपको कोई कॉलम को हटाना है, आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, तो आप ऑल्टर कमांड की मदद लो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वन इज ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है भैया? ड्रॉप इज यूज्ड टू रिमूव द एंटायर टेबल। पूरे के पूरे टेबल को अगर आपको मेमोरी से हटाना है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको ड्रॉप कमांड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो तीन कमांड है, ये जो तीन कमांड है, दे कम अंडर DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड जो आता है दैट इज DML। व्हाट इज DML? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML जो होता है, जैसे अपन ने डेटा डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, वैसे ही DML के बारे में ये कहा जाता है कि इट डील्स विथ द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। टेबल के अंदर के रिकॉर्ड से कौन डील करता है? DML। जैसे आपको यदि एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, तो आपको कौन सी कमांड की जरूरत पड़ेगी? इंसर्ट का। ठीक है, पर अगर आपको किसी रिकॉर्ड को या कुछ पर्टिकुलर डेटा को अगर व्यू करना है, ठीक है, टू व्यू द रिकॉर्ड्स, इसके लिए आपको कौन सी कमांड की जरूरत पड़ती है? सिलेक्ट। ठीक है, फिर टू रिमूव द पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो आपको कौन सी कमांड की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, और इफ यू वांट टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अपडेट। तो ये चारों क्या है? दे आर DML कमांड्स। ठीक है, इसके अलावा एक होता है TCL। TCL आपको कोर्स में नहीं है बट इसकी डेफिनेशन जरूर है। TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ऑब्वियसली डील्स विथ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से डील करता है TCL कमांड, जिसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है, टू स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन, आपको कौन से कमांड की जरूरत पड़ेगी? स्टार्ट या फिर बिगिन। ठीक है, अगर आपको ट्रांजैक्शन को सेव करना है, टू सेव द स्टेप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, अगर स्टेप्स को सेव करना है तो इसके लिए कमांड होती है सेव पॉइंट। हाँ, एक मिनट। ठीक है, फिर टू discard the steps of transaction, अगर आपको स्टेप्स को डिस्कार्ड करना है, अंडू करना है,
तो आप क्या करोगे, उसके लिए कमांड होती है रोल बैक। ठीक है, इफ यू वांट टू सेव द ट्रांजैक्शन परमानेंट, मतलब जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके द्वारा किए गए बदलाव, चेंजेस को आपको परमानेंटली सेव करना है। सो यू हैव अ कमांड कमेंट। तो ये आपके कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथी चीज जो होती है दैट इज मेटा डेटा। अब व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज द information about the data। जो डेटा आप अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, वो डेटा कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कौन सी जगह पे स्टोर्ड है, कब स्टोर हुआ। हाँ, सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कब स्टोर हुआ, कौन से फोल्डर में, ये क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा यू हैव स्टोर्ड, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा डिक्शनरी। है ना, डेटा डिक्शनरी एक जगह होती है जहां पर डेटा की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज मेटाडेटा। ठीक है, तो ये आपके एसक्यूएल कमांड्स का डिफरेंशिएशन है। अब एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दो। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में एसक्यूएल के कुछ कमांड्स देखे थे। हमने देखा था कि एसक्यूएल जो है वो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमने देखा था डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल, और एक आखिरी पढ़ा था अपन ने मेटाडेटा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो डीडीएल होता है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जो किससे डील करती है, डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। है ना, और स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल को वो मैनिपुलेट भी कर सकती है। अब इसमें जो कमांड्स आते हैं वो क्या है, क्रिएट, टू क्रिएट अ टेबल, ऑल्टर, जिसमें आप टेबल के स्ट्रक्चर में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप यानी टू रिमूव द एंटायर टेबल, अगर आपको पूरे के पूरे टेबल को मेमोरी से हटाना है तो आप ड्रॉप का उपयोग करो। ठीक है, डीएमएल की बात करें तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसका पूरा नाम है, जो कि किससे डील करता है, डील विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। यदि आपको कोई नया रिकॉर्ड डालना है उस पूरे के पूरे टेबल में तो आप इंसर्ट का यूज करोगे। यदि आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को व्यू करना है तो आप सिलेक्ट कमांड का यूज करोगे। यदि आपको किसी पर्टिकुलर रो को रिमूव करना है तो आप डिलीट का यूज करोगे। यदि आपको मैनिपुलेशन करना है, मतलब रिकॉर्ड्स में बदलाव करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डीएमएल कमांड्स हो गए। उसके अलावा टीसीएल यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें जो कमांड्स आते हैं दे डील विद द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आज की डेट में हो रहे हैं वो सब में कहीं ना कहीं टीसीएल लैंग्वेज का यूज होगा। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन शुरू होता है तो स्टार्ट या बिगिन, यदि कोई ट्रांजैक्शन आधे में सेव किया जाता है तो सेव पॉइंट, यदि कोई ट्रांजैक्शन के स्टेप्स को डिस्कार्ड किया जाता है, मतलब अंडू किया जाता है, तो उसको रोल बैक से किया जाता है। यदि कोई ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने पे उसके स्टेप्स को परमानेंटली सेव किया जाता है तो वो कमिट के जरिए होता है। इसके अलावा एक ऐसा डेटा भी हमारे पास होता है विच इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है उस डेटा की इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, मेटा डेटा। ये कहाँ स्टोर किया जाता है, डेटा डिक्शनरी। व्हाट इज मेटा डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। यदि आप कोई फाइल अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में सेव करते हो तो उस फाइल पे राइट क्लिक करना और उसकी प्रॉपर्टीज देखना।
वो फाइल कितने मेमोरी कंज्यूम कर रही है, वो फाइल कब सेव हुई, वो फाइल कहाँ सेव है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये सब क्या है, दे आर ऑल मेटा डेटा, उस डेटा की इंफॉर्मेशन। और ये कहाँ स्टोर की जाती है, डेटा डिक्शनरी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें डेटाबेस से डील करना होता है, तो सबसे पहला जो टास्क होता है टू ओपन द MySQL प्रॉम्प्ट। सबसे पहला काम है MySQL प्रॉम्प्ट को ओपन करना। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन है और कमांड, DDL एंड DML। ठीक है, अब MySQL प्रॉम्प्ट में सबसे पहला जो टास्क होता है दैट इज टू क्रिएट द डेटाबेस। सबसे पहला काम जो है हमारा वो है टू क्रिएट द डेटाबेस। कैसे क्रिएट किया जाता है डेटाबेस को, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड की जरूरत पड़ती है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम आप लिख दो, सपोज आपने दे दिया ABC इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा आ जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड। अब जैसे ही लिखा आ जाएगा डेटा क्रिएटेड, वैसे ही MySQL प्रॉम्प्ट पे आपको इसके अंदर आना, इस डेटाबेस के अंदर ही तो टेबल बनेंगे, तो आप क्या लिखोगे, यूज और फिर डेटाबेस का नाम ABC। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा आ जाएगा डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, डेटाबेस बदल जाएगा। वैसे ही MySQL प्रॉम्प्ट पे आप अब उस डेटाबेस ABC के अंदर आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है। तो किस तरीके से आप टेबल क्रिएट करोगे, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू क्रिएट अ टेबल, तो आपको क्रिएट की कमांड लिखनी है, क्रिएट टेबल, और टेबल का कुछ तो भी आप नाम दोगे, एम्प्लॉइज। फिर इसके अंदर, अब ब्रैकेट्स के अंदर, अब यू हैव टू मेंशन द कॉलम्स मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे भैया आपने पहला कॉलम मेंशन किया EMP ID, एम्प्लॉय की आईडी, ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक होगी तो आपको डेटा टाइप इंट देना पड़ेगा। ठीक है, इंट जब आप देते हो तो उसमें साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना बच्चों, द डिफॉल्ट साइज ऑफ int is 11 digits। कितने डिजिट्स आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कैन बी 0, मैक्सिमम कैन बी 11। 11 से एक ऊपर नहीं स्टोर करेगा इंट। ठीक है, तो आपने एम्प्लॉय आईडी में क्या डाल दिया, इंट। अब दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि नो नीड टू specify the size of it। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे आपने EMP ID को क्रिएट किया उसी प्रकार आप एक और क्रिएट कर सकते हो, सपोज EMP नेम। अब ऑब्वियसली नाम है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, वेयर केयर। आप वेयर केयर मेंशन करोगे यहाँ पर। वेयर केयर के साथ यू हैव टू मेंशन द साइज, कि कितने डिजिट्स, कितने कैरेक्टर्स का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना। तो वेयर केयर में, वेयर केयर डेटा टाइप, in varchar data type the size is
मैंडेट, जरूरी, मेंशन करना ही पड़ेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इन स्ट्रिंग्स। एक होता है varchar, जिसका पूरा नाम होता है वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। इट हैज वेरिएबल लेंथ, मतलब इसकी लेंथ बदली जा सकती है। इट इज नॉट फिक्स्ड। जबकि कैर डेटा टाइप जो होता है इट हैज फिक्स्ड लेंथ, ठीक है। कैर में आप साइज बदल नहीं सकते, पर वेर केयर में साइज को चेंज किया जा सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वेर केयर का यूज किया है इंस्टेड ऑफ केयर, क्योंकि हो सकता है भाई 15 डिजिट से ज्यादा बड़ा भी नाम हो सकता है 15 कैरेक्टर से, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, वेर केयर। आप चाहो तो केयर भी कर सकते हो, साइज बड़ा कर दो, 30 अल्फाबेट्स का कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी। पर वेर केयर जो होता है इसमें साइज कैन बी एडजस्टेड, जबकि केयर में साइज इज फिक्स्ड। वेर केयर यूज करना है। आईडी न्यूमेरिक होती है इसलिए मैंने इंट लिखा है। अगर आईडी कई कई जगह पे एम्प्लॉय आईडी ये भी हो सकती है P101 A102, ये भी हो सकती है। अल्फाबेट्स और नंबर्स का मिश्रण भी हो सकता है, तो आप वेर केयर यूज करो, आपकी मर्जी। नहीं, जैसे आपने एम्प्लॉय नेम दिया है, जैसे मान लो आपने एड्रेस दिया, एड्रेस का डेटा टाइप आप क्या दोगे, कैर या वेर कैर ही दोगे ना, पर उसमें तो हाउस नंबर भी आता है, तो नंबर और अल्फाबेट का मिश्रण आप वेर कैर या कैर में सेव कर सकते हो। तो साइज आप बदल सकते हो, कैर में नहीं बदल। हाँ, कैर तो फिक्स्ड है। अगर आपने कैर में साइज दे दी 15 तो वो 15 ही देगा, 15 से कम हो सकते हैं, 15 से ज्यादा कम होंगे तो वो मेमोरी बेस्ड होगी, इट विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर एल्स। बट वेर केयर में अगर 15 का साइज दिया है बट 10 कैरेक्टर का ही नाम है, तो वो 5 कैन बी यूज एल्सवेयर, समझे, ये अंतर होता है। और कोई डाउट? साइज है कितनी भी, ठीक। अब एम्प्लॉय का नाम ले लिया, आप और भी चीजें ले सकते हो। जैसे सपोज हमने ले ली एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। ऑब्वियसली सैलरी में आप क्या दोगे, न्यूमेरिक ही होती है, ठीक है, इंट दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या दे सकते हो, हाँ, एड्रेस, एड्रेस का टाइप वेर केयर, और वेर केयर में फिर आपको ऑब्वियसली साइज मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस बड़ा भी हो सकता है तो आप इसमें 30 ले लो, 40 ले लो, भैया आपकी मर्जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे आपने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो अब चलो एक और दे देते हैं, MOBNO, मोबाइल नंबर। अब बच्चों मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, है ना, सबको पता है भाई 10 डिजिट्स होते हैं। तो मोबाइल नंबर में एक कंट्री कोड भी होता है +91 इंडिया का है। तो अगर कोई पर्सन +91 या फिर 0 पहले जोड़ रहा है तो वो तो 11 डिजिट हो जाएगा। तो इसके लिए आई थिंक इंट से कोई बड़ा डेटा टाइप होना चाहिए जो न्यूमेरिक हो पर इंटीजर से ज्यादा मेमोरी, ज्यादा डिजिट स्टोर करने की क्षमता रखता हो। तो मोबाइल नंबर को आप हमेशा क्या दे सकते हो, बिग। ओके, समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाया और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे लिखा आ जाएगा 1 टेबल क्रिएटेड, ठीक है। और क्या आएगा, कॉमा डाल के क्वेरी
ओके, और फिर वो टाइम आ जाएगा कितनी देर लगी इसको एग्जीक्यूट होने। ठीक है, अब आपने टेबल का ढांचा तो बना लिया, यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट द रोज, वी हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको डीएमएल कमांड की जरूरत पड़ेगी टू इंसर्ट एलिमेंट्स, या फिर हम कह लें रोज इन टेबल। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, MySQL प्रॉम्प्ट पे आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यू। एम्प्लॉइज टेबल का नाम है और वैल्यूज आएगी। ठीक है, अब जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स को इंसर्ट, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स को क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करने पड़ेंगे। जैसे EMP ID, तो आपको पहले EMP ID यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। सपोज एम्प्लॉय की आईडी है 101, ऑब्वियसली इट वाज इंटीजर टाइप, तो इसको इन्वर्टेड के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय का नाम जो है वो आप इन्वर्टेड में डालेंगे क्योंकि वो अल्फाबेट्स का ग्रुप है, स्ट्रिंग है। जैसे मान लो अमित, फिर सैलरी जिसका टाइप इंटीजर है तो उसको फिर अपन डायरेक्ट डालेंगे, नो नीड टू स्पेसिफाई इट इन इन्वर्टेड कॉमास। तो जैसे मान लीजिए इसको मिलते हैं भैया 15,000 सैलरी है सर। फिर इस एड्रेस, क्योंकि वेयर केयर है तो एड्रेस इन्वर्टेड में आएगा। मान लीजिए ये रहता है मदन महल में, एड्रेस इन्वर्टेड में आएगा। और भाई का मोबाइल नंबर आप कुछ तो भी दे सकते हो। ठीक है, सेमीकोलन, और यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा आएगा, क्वेरी ओके, टाइम बता दिया जाएगा, 1 रो इंसर्ट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है भैया? जैसे 2 वैल्यू डालनी है तो दूसरी वैल्यू दूसरी ब्रैकेट के अंदर लेके किया जाता है, जैसे इसके आगे एक और कॉलम, एक और रो डालना कॉलम में। हाँ, कुछ भी बोले पड़ा है, तो आपको फिर से इंसर्ट की क्वेरी चलानी पड़ेगी। मतलब पूरा यही का यही आप फिर से लिखोगे, ठीक है, बट विथ डिफरेंट वैल्यूज। 102 नाम आ जाएगा मान लो कुछ तो भी अजय। ठीक है, सैलरी है मान लो इसकी 12,000, ये रहता है मान लो कहीं विजयनगर में, और कुछ तो भी इसका मोबाइल नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इस प्रकार वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेगी 1 by 1। ठीक है, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ वैल्यू, जब आप वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं तो नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू व्यू द एंटायर टेबल। तो व्यू के लिए मैंने आपको बताया था व्हाट इज व्यू। हाँ, व्यू का मतलब क्या होता था, टू क्रिएट अ वर्चुअल टेबल फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल टेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से MySQL प्रॉम्प्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम, और फिर आपको टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है,
इसमें एस्ट्रिक का मतलब क्या है? एस्ट्रिक का मतलब है ऑल, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट, जब आप सिलेक्ट कमांड चलाते हो तो माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में आप लिखते हो सिलेक्ट, फिर यहाँ पर या तो आप एस्ट्रिक मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन मेंशन नेम ऑफ कॉलम्स, कॉलम का नाम, जो जो कॉलम आपको डिस्प्ले कराने हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके बाद आता है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद आपको क्या मेंशन करना पड़ता है? टेबल नेम, टेबल का नाम मेंशन करना पड़ता है। और फिर इसके बाद वेयर में आती है कंडीशन, जो कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है वो कंडीशन आप यहाँ पर मेंशन करोगे। सपोज आपको पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले नहीं कराना है, आपको सिर्फ डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी एंड द नेम, ठीक है, whose salary is more than 10,000। तो आपको ये क्वेरी दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको डिस्प्ले करना है ऐसे एम्प्लॉइज का नाम और आईडी, सिर्फ 2 कॉलम जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो अब आप क्या करोगे? माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट एंड यू हैव टू स्पेसिफाई कॉलम्स नेम। भैया एक तो है ईएमपी आईडी और दूसरा है ईएमपी नेम। नहीं, डायरेक्ट फ्रॉम के बाद आएगा टेबल का नाम एम्प्लॉइज, और फिर आएगी कंडीशन वेयर, और वेयर में कंडीशन क्या बोली है? सैलरी शुड बी ग्रेटर देन सेमीकोलन, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो उतना ही रिक्वायर्ड डेटा आपके सामने डिस्प्ले होगा जो आप चाहते हो। समझ में आया? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं?